Hi friends, today we are discussing about right to equality. राइट टू इक्वालिटी का जो अपना अनुच्छेद है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है और संविधान द्वारा प्रदत्त है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ? द इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए concept created by A.B. Dicey. A.B. Dicey is the jurist of Britain, constitutionalist of Britain. This is a negative concept. ये एक नकारात्मक अवधारणा है। जैसे नकारात्मक अवधारणा इस सेंस में है कि जैसे हमको बताया जाएगा, कैसे आपको बताते हैं ना, जैसे कहते हैं कि आर्टिकल जो अपने 13 से लेकर अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नकारात्मक अधिकार माने जाते हैं। मतलब उनमें बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो मतलब बार बार नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो इस सेंस में एक नकारात्मकता की अवधारणा इससे जोड़ी जाती है कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि नेगेटिव का मतलब है कि ये किसी गलत सेंस में इसको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये बताया जाता है कि स्टेट जो है, राज्य जो है, क्या नहीं कर सकता है। कानून का शासन होगा, कानून के शासन में सरकार के समक्ष संविधान के द्वारा बनाई गई सीमाएं होंगी कि आप इन सीमाओं में रहकर, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन वर्क इन दीज लिमिटेशंस। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती हैं, उन्हीं लिमिटेशंस को गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर अगर गवर्नमेंट उन लिमिटेशंस को टालने की कोशिश करेगी तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार के समक्ष एक विरोध प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक नकारात्मक अवधारणा है, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का ना होना, प्रिविलेज का ना होना। देयर इज नो प्रिविलेज इन इंडिया। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज होता है विशेषाधिकार का अर्थ है सबल के पक्ष में किया गया विभेद। जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल लिया जाता है कि समाज में पुरुषों के समक्ष एक विशेषाधिकार होता है। जैसे देखा जाता था, भाई आपने तो देखा नहीं, हमने तो देखा, हम छोटे से छोटे शहरों में पले बड़े और एक मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास में रहे, तो हमने तो देखा शुरू से ही कि मतलब पुरुष वर्ग जो है उसकी प्राथमिकताएं हावी रहती हैं परिवार के ऊपर। कैसे परिवार चलेगा, परिवार की निविदाएं क्या होंगी, क्या खरीदा जाएगा, कैसा भोजन किया जाएगा। यहाँ तक कि जो घर की महिलाएं होती हैं, आपने घर में नोटिस किया होगा, तो पुरुष से पूछती हैं कि भैया आज क्या बना है। तो इस तरह की जो विशेष प्रकार के प्रिविलेज रहते हैं, उन प्रिविलेज को ही आप विशेषाधिकार कहते हैं। तो जिसका खंडन किया गया कि यहाँ पर देयर इज नो प्रिविलेज, संविधान में किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और ब्रिटिश परंपरा से इसको लिया गया है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि 1935 का जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, लगभग उसी के ही सारे जो आर्टिकल्स वगैरह थे उनको ही हमने अपने संविधान में अपना लिया था। तो ब्रिटिश परंपरा से भारत के संविधान का काफ़ी हिस्सा मिलता जुलता है, तो ब्रिटिश परंपरा से ही ये आया हुआ है। A.B. डाइसी इनके सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। इन्हें कानून का शासन कहते हैं, मतलब कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। रेक्स लेक्स वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है, किंग इज लॉ। मतलब जो राजा है वही कानून होगा। ये कॉन्सेप्ट पहले चलता था, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट आदिकालीन समय में चलता था, जब राजाओं के जमाने हुआ करते थे। राज गए, रजवाड़े गए, अब तो लोकतंत्र है भारत में। भूल भुलैया का डायलॉग याद आ गया मुझे। तो रेक्स लेक्स का मतलब होता है किंग इज लॉ, मतलब राजा ही कानून है, समझे आप। और लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज किंग, ये उल्टा होता है। मतलब जो कानून है वही राजा है। कानून जो है ना, लॉ जो है, वो राजा से भी ऊपर उठ के है। राजा भी कानून के अंडर आता है। अगर आज भारत का प्राइम मिनिस्टर किसी प्रकार का कोई क्राइम कर दे, कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल हो, तो उसके ऊपर भी हम
प्रवाद दायर किया जा सकता है, केस चलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हियरिंग हो सकती है, उसको सजा हो सकती है, उसको जेल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो लॉ इज किंग, लॉ से बढ़कर कोई नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है। उसके बाद ये सारे जनप्रतिनिधि हैं, सारे अधिकारी हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंग हैं, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं, सारा मैनेजमेंट, ये सब कुछ लॉ के नीचे है, सबसे ऊपर। द सुपीरियरिज्म ऑफ लॉ, लॉ इज सुपीरियर, देयर इज नो वन नियर बाई लॉ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? तो अभी तक आपने समझा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज a नेगेटिव कॉन्सेप्ट derived by the British tradition, और लैक्स रैक्स लॉ इज किंग, प्रिविलेज का मतलब आपने समझा। अब बात करते हैं विभेद, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन इज दैट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग, सबल के पक्ष में विभेद। देयर इज टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। What type of discrimination you are saying about that? There is two types of discrimination. One is positive discrimination for strong, सबल के पक्ष में किया गया विभेद। हमने क्या है कि इस पीडीएफ को बाइलिंगुअल ले लिया है, इंग्लिश में ले लिया है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी का हो या वो इंग्लिश का हो, हमारे पीडीएफ को समझ सकता है, अपने नोट्स बना सकता है। और आपको ये बात बता दूं, ये कि जो पीडीएफ है मेरे हैंड रिटन नोट्स से बनाया गया है। उसको मैंने हैंड रिटन नोट्स को ही डायरेक्ट टेक्स्ट में ट्रांसफ़र करके और यहाँ पर एक पीडीएफ बना के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इसी को आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसी से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको इसके अदरवाइज कोई नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वन इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बिफोर फॉर स्ट्रॉन्ग एंड द सेकंड इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वीक, सबल के पक्ष में विभेद और दुर्बल के पक्ष में विभेद। जो सबल के पक्ष में जो विभेद होता है प्रिविलेज की श्रेणी में आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वर्ण व्यवस्था जो है हमारी, वर्ण व्यवस्था में कह दिया गया वही अमुक अमुक जाति के जो लोग होंगे वो संपूर्ण जाति के लोगों से एक पायदान ऊपर होंगे, उनको विशेषाधिकार होंगे, उनके कुछ कार्यों पर अधिकार होंगे, वो कार्य वही करा सकते हैं, समाज में एक विशेष सम्मान उनको प्राप्त होगा। तो ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग है, सबल के पक्ष में विभेद है। तो इसको क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन की संज्ञा दी जाती है कि ये प्योर डिस्क्रिमिनेशन है। स्त्री पुरुष विभेद देख लीजिए आप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया किस तरह से पुरुषों का आधिपत्य चलता है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी में किस तरह से महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाता है। हालांकि आजकल फेमिनिज्म अपने पीक पर है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी छोटे शहरों की हकीकत है। बड़े शहरों में देखने पर आपको जितना भी कुछ लगे कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, महिलाएं इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करने लगी हैं, स्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन फिर भी आज भी छोटे कस्बों में, देहात में, गाँव में आज भी पुरानी परिस्थितियाँ हैं और पैट्रियार्कल माइंडसेट बहुत हद तक हावी है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि महिलाएं खुद पुरुष सत्तावादी सोच को, पैट्रियार्कल माइंडसेट को बढ़ावा देती हैं। जैसे घर में बच्चियों को डिसीजन मेकिंग से दूर रखना, बच्चियों को समझाना कभी तुम्हें तो पराए घर जाना है, बच्चियों को फूड अच्छा नहीं देना, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं देना, आज भी हकीकत है, कड़वी हकीकत है, पर ये पाई जाती है। ये अनिवार्य बुराई है पर अनिवार्य है, क्या करें, हकीकत है ये हमारे समाज की। आज भी छोटे शहरों में, कस्बों में इस तरह की पैट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिलता है। तो ये जो होता है ये डिस्क्रिमिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है दुर्बल के पक्ष में विभेद होता है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये अच्छा माना जाता है किसी को संरक्षण देना। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े पौधे होते हैं उन बड़े पौधों के आसपास कोई तार फेंसिंग नहीं की जाती, लेकिन जब नगर निगम के द्वारा छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं तो उनके चारों ओर से तार फेंसिंग कर दी जाती है, कहीं कोई पशु आकर उन्हें ना खा जाए। इतनी तेज आंधी ना चल जाएगी वो हवा में उड़ते चले जाएं। उनको डेली पानी दिया जाता है, डेली खाद दी जाती है। तो ये एक प्रकार के प्रोटेक्टिव अफर्मेशन
एक्ट रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या समाज के किसी जिम्मेदार तबके के द्वारा, जो सदियों से पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा टैक्स लॉज, कर कानून क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि 12 लाख तक जो टैक्स है, सीमा है जो टैक्स की 12 लाख है, यानी 12 लाख से पहले आप जितने भी लोग हैं जो 12 लाख से कम कमाते हैं उनको टैक्स देने की कोई नीड ही नहीं है, लेकिन जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनको टैक्स देने की नीड है। तो ये कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो गया। 12 लाख से ऊपर कमाने वाले ये बात कह सकते हैं कि भाई हम क्यों टैक्स दे रहे हैं, 12 लाख से कम कमाने वाले क्यों टैक्स नहीं दे रहे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इसको इस लेवल पर चैलेंज नहीं किया जा सकता ना कोर्ट के अंदर। वही आप लोग एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, आपकी नेटवर्थ अच्छी है, आप अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, आप लोग वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, लेकिन वहीं जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, रोज जो कमाते हैं रोज खाते हैं, उन लोगों पर हम कैसे टैक्स लगा सकते हैं? तो इस लेवल पर इस बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। तो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अफर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन करना ही पड़ता है। जो समाज के निम्न तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए हमको कुछ ऐसे लॉज बनाने पड़ते हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। इसको सकारात्मक संरक्षणात्मक विभेद कहते हैं, पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके। तो सेकेंडली वी आर डिस्कस अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आई टोल्ड यू देयर आर two aspects of Article 14, equality before laws, and second is equal protection of laws. What is equal protection of laws? देखिए ये मेरा वो डला हुआ है, इसका कोड डला हुआ है 22 मई लेक्चर 11। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है। इसी को आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कभी भी आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। जैसे आपने पढ़ा होता इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो थी वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, सरकार को ये बताया जा रहा था कि आपको क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में हम सरकार को बता रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को बता रहा है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपको क्या करना है। व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाई आर यू एस्टेब्लिश्ड, आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर पर्पज, क्यों गवर्नमेंट फॉर्म हुई, आपको क्या करना है, सरकार को बताया जा रहा है यहाँ पर। Constitution is granted instructions for the government that positive concept, equal protection of laws. What is the mean by equal protection of laws? That is the equal circumstances situations. समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार करना। समझे आप? समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए। अर्थात राज्य अपने कानूनों के द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाता है वे सुविधाएं समान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के रूप से समान रूप से उपलब्ध होंगी। मतलब क्या है इस बात का? जैसे आपने देखा होगा कि दो कोटा होते हैं, एक SC का कोटा होता है, एक जनरल का कोटा होता है। SC के कोटा की मान लीजिए जो कट ऑफ है वो 50 नंबर की, और जनरल के जो कोटा की कट ऑफ है वो 70 नंबर की। तो जो SC के अंदर जितने भी इंसान आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, सरकार उनके बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब कोई व्यक्ति A है जिसके 45 नंबर हैं, कोई व्यक्ति B है जिसके 40 नंबर हैं, फिर भी सरकार उनके बीच कोई भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि कोटा जो है, जिनका जो कट ऑफ है वो 40 नंबर फिक्स हो गया है। 70 नंबर जनरल का कट ऑफ है, तो जनरल के कट ऑफ में भी सरकार कोई भेदभाव नहीं कर सकती। सारे जनरल के जो स्टूडेंट हैं वो समान रूप से सरकार के द्वारा ट्रीट किए जाएंगे। उसी तरह से SC के भी जितने लोग हैं समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे। जनरल के लोग इस आधार पर इस रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर सकते कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार विभेद कर रही है, सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। किसके बीच में कर रही है? जनरल के स्टूडेंट के बीच में
और एससी के स्टूडेंट के बीच में। पर एससी के अंदर सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, ना ही जनरल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है पर जनरल के स्टूडेंट के बीच में और एससी के स्टूडेंट के बीच में कर रही है। लेकिन एससी के जितने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि एससी के 10 स्टूडेंट हैं, तो सरकार उन 10 में 0% डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। मान लीजिए जनरल के 10 स्टूडेंट हैं, सरकार उनके बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, लेकिन जनरल और एससी के बच्चों के बीच में सरकार भेदभाव कर रही है। तो इसी को कहा जाता है कि समान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, असमान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ असमान रूप से व्यवहार करना। इसको कहते हैं आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। दिस इज डिराइव्ड बाय द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो समान रूप से समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। समझ गए आप लोग? तो यही रहता है इक्वालिटी के जो दृष्टिकोण हैं, जो सिनेरियोज हैं इक्वालिटी के। एक तो होती है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना कि भाई जनरल का भी हो, एससी का भी हो, सबके लिए एक जैसी कट ऑफ होगी। तो ऐसा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल है ही नहीं। बिहेवियरल इट्स नॉट पॉसिबल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए अफर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता ही है कि 10 साल के लिए माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने पिछड़े तबकों के लिए 10 साल का जो आरक्षण किया था, तो वो इसी सब चीज़ों को देखते हुए किया गया था। और विशेष मूलक समानता जो होती है डिफरेंशियल इक्वालिटी। There is two types of equality. The first is absolute equality and the second is differential equality. Absolute equality is not possible in Indian Constitution. आनुपातिक समानता जो है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी इज पॉसिबल। समान परिस्थिति समान व्यवहार, इक्वल सिचुएशन इक्वल ट्रीटमेंट। एससी के बच्चों के साथ समान व्यवहार, जनरल के बच्चों के साथ समान व्यवहार, लेकिन एससी और जनरल के बच्चे जो है उनके साथ अलग अलग व्यवहार। समझ रहे आप लोग? तो ये सारे एस्पेक्ट थे। व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आई डिस्क्राइब यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द सेकंड इज समानता का जो मूल दर्शन है, कोर फिलोसफी एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें समानता का जो मूल दर्शन है, कोर फिलोसफी है, उसको आर्टिकल 14 से डिराइव्ड माना जाता है। इनको कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज माना जाता है। इनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा जाता है। ये कोई मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कानूनों का समक्ष समानता अलग है, कानूनों का संरक्षण अलग है, सरकार इन दोनों चीज़ों में एक रूप तरह से एक रास्ता का हारमोनियस बिहेवियर कर रही है। तो ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है, दोनों ही बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि समानता का अधिकार है पर सरकार इतना भेदभाव क्यों करती है, गरीबों में, पिछड़ों में, दबकों में, अंगले अंगड़े पिछड़े, ये सारी जो श्रेणियां हैं वो सरकार ने क्यों बना के रखी हुई हैं, ये क्लास जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सरकार ने क्यों बना के रखा हुआ है। तो आइए हम इस बात को समझते हैं कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है एंड इक्वालिटी बिफोर लॉज है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। समन्वित रूप से समानता के निम्नलिखित तत्व माने जा सकते हैं। भारत में समानता का अधिकार है, प्रिविलेज का ना होना। सरकार की ऐसी प्रत्येक पॉलिसी, कोई योजना जो कि सबल वर्गों को, यानी कि जो पहले से ही मजबूत तबके हैं समाज के, उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाती है, ज़्यादा उनका भला करती है और पिछड़ों का कम भला करती है, तो उसको अनइक्वल माना जाएगा। उसको सरकार के द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा सरकार की जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं कि एससी एसटी के जो लोग हैं उनको सरकार बिना लोन, बिना ब्याज के लोन देती है। और जो पेट्रोल पंप की जो योजना चलती हैं कि जो एससी एसटी के लोग हैं वही उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं के नाम पेट्रोल पंप अलॉट होता है। तो सरकार ऐसा कर सकती है, पिछड़े तबकों के लिए कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसी की कोई योजना नहीं बना सकती क्योंकि जनरल के जो लोग हैं उनके लिए ही जो है पेट्रोल पंप अलॉट होगा या जनरल के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो पिछड़े हुए लोग हैं, तबके पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार ऐसा कर सकती है। समझे आप लोग? तो ये जो होता है कि सरकार जो है
अगर स्ट्रॉन्ग पीपल्स के लिए विभेद करेगी, डिस्क्रिमिनेशन करेगी, तो सरकार को अनइक्वल माना जाएगा। लेकिन जो पिछड़े तबकों के लिए सरकार विभेद करेगी, उसको इक्वालिटी के एक नज़रिए से ही देखा जाएगा। समानता का एक अर्थ यह भी है कि समान परिस्थिति में इक्वल सर्कमस्टेंसेज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एससी के लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार, जो जनरल के लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार। लेकिन ये जो असमान व्यवहार है, सरकार का ये जो असमान व्यवहार है, ये जनरल के और एससी के जो बच्चे हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन सरकार कर रही है। तो ये किया जा सकता है, लेकिन एससी के फेवर में ही किया जा सकता है, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनका फंडामेंटल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, ऐसे तबके के लोगों के ही, ऐसी क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ही सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है। लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, अच्छे एजुकेशनल रिच हैं और मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी अच्छी पकड़ है, तो सरकार उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। अभी हालिया आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, मराठा आरक्षण महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा मराठाओं को दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि भाई मराठाओं का तो इतना होल्ड है एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, बिजनेसमैन एक से एक हैं, तो उन लोगों को ऐसा सरकार कोई विभेदी गतिविधियां ऐसी आयोजित नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, उनको अदरवाइज कोई प्रोटेक्शन की नीड नहीं है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई की पॉइंट में किसी प्रकार की कोई समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूँगा और अच्छे से आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।